नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपीआई को लेकर, जो फिलहाल अब जापानीज मार्केट में एंट्री करने जा रही है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जापान में इसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीआई काफ़ी लंबे समय से लगातार कंट्रीज में एक्सेप्ट होता रहा है और अब इसको जापान में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। एनपीसीआई ने इसको लेकर जापानीज आईटी कंपनी एंटिटी डेटा के साथ में पहले ही एमओयू साइन कर लिया था और अब क्योंकि प्रिपरेशन हो चुकी हैं तो ट्रायल बेसिस पर इसको जापान में लॉन्च किया जाएगा, जहां पर वो इंडियन लोग जो कि जापान में घूमने के लिए टूरिस्ट की तरह जाते हैं वो डायरेक्टली यूपीआई का इस्तेमाल करके वहां पर पे कर पाएंगे। अगर अच्छी खासी एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है और ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं तो एंटिटी इस यूपीआई को उनके लोकल मर्चेंट्स के साथ प्रमोट और अडॉप्ट करेगा। अगली दोस्तों अपडेट नागपुर से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के बीकेसी के लाइंस पर एक कमर्शियल हब तैयार की जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लेकर खुद अनाउंसमेंट की गई है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि इसकी बातचीत पिछले 2-3 महीने से की जा रही थी और अब क्योंकि अनाउंसमेंट की गई है तो फाइनली कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर बनेगी ही। नागपुर की कच्चीपुरा लोकेलिटी में 19 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो फिलहाल इंक्रोच कर ली गई है उसको सबसे पहले यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और फिर उसी लैंड पार्सल पर ये कमर्शियल हब तैयार की जाएगी, जहां पर ग्रीन रिक्रिएशनल जोन्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और मिक्स्ड रेजिडेंशियल और कमर्शियल फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। अगली दो अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर अभी एक और सोलर फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है, क्योंकि होम ग्राउंड कंपनी प्रीमियर एनर्जीज के द्वारा 400 मेगावाट की सोलर सेल फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर तैयार कर दी गई है। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि प्रीमियर एनर्जीज उनके एक्सपेंशन के लिए 11,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2028 तक वो उनकी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं और अभी ऑलमोस्ट 3.2 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी उनके ऑपरेशनल थी और उसमें अभी आप कह सकते हैं कि 400 मेगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी और ऐड हो गई है। और वैसे ये कम्प्लीटली एक नई फैसिलिटी है जिसको महेश्वरम के अंदर तैयार किया गया है। अगली दो अपडेट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां पर थर्ड रनवे को भी कम्प्लीटली रेनोवेट और रीडेवलप किया जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा और अगले महीने ही इसको लेकर काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो थर्ड रनवे बना हुआ है वो 2008 में ओपन किया गया था और तब से लगातार इसका इस्तेमाल होता आया है। टाइम टू टाइम इसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी हुई है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ती चली गई है तो इसके चलते इसका यूजेज भी बढ़ा है और क्योंकि काफ़ी पुराना भी हो चुका है तो नेचुरल एजिंग भी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके चलते डिसाइड हुआ कि अब ये कम्प्लीटली रीडेवलप किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले रनवे की रिसर्फेसिंग, इसके साथ साथ न्यू रैपिड एग्जिट टैक्सीवे का कंस्ट्रक्शन और साथ साथ नए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसी महीने के अंदर अंदर इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी की अप्रूवल मिल जाएगी। फरवरी के आसपास काम स्टार्ट हो जाएगा और इसी साल जून और जुलाई के आसपास ये दोबारा से रेगुलर फ्लाइट्स के तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी दिल्ली से ही है, जहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया बोट हाउस इंट्रोड्यूस करने जा रही है बांसेरा पार्क के अंदर और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को और बेहतर फैसिलिटी दी जाए। दोस्तों बांसेरा पार्क फिलहाल दिल्ली के अंदर एक अच्छी खासी रिक्रिएशनल स्पेस बन चुका है, अच्छे खासे स्केल पर यहाँ पर लोग आते हैं और अभी फिलहाल जो बोट हाउस यहाँ पर लगाया जाएगा वहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल कश्मीरी स्ट्रक्चर और पारसी स्टाइल देखने को मिलेगा। 60 फीट का स्ट्रक्चर होगा जो कि परमानेंटली फिक्स कर दिया जाएगा ईटरी के पास और इसके अंदर आपको मल्टीपर्पज हॉल, लॉबी, पेंट्री, स्टोर, ईटिंग और कई सारे डेक एरियाज देखने को मिलेंगे। मिडिल डेक को मीटिंग हॉल के लिए तैयार किया जाएगा और 15 लोगों के आसपास इसकी कैपेसिटी होगी। 4.1 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और डीडीए ही इसको खुद फंड करने वाला है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको बनता हुआ भी दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर 47 और आईटीआईस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जाएगा उड़ीसा सरकार के द्वारा और इसके तो सरकार की कोशिश है कि इमर्जिंग एरियाज को लेकर उड़ीसा में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए। तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर वैसे भी बहुत सारे आईटीआईस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे तो ऐसे आईटीआईस है जहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ सरकार मिलकर काम कर रही है, लेकिन ये वाले उड़ीसा सरकार खुद फंड करने वाली है, जहां पर न्यू एज ट्रेड्स जैसे कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ईवी टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, सीएनसी मशीनिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में फोकस होगा। 47 में से 9 आईटीआईस ऐसे होंगे जहां पर एआई लैब्स भी सेटअप की जाएगी ताकि एआई के एरिया में भी उड़ीसा के यूज को स्किल किया जाए। अगला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ये सारे के सारे आईटीआईस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका सरकार ने 800 पब्लिक स्कूल्स का अपग्रेड अप्रूव कर दिया है और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर टेंडर इशू करेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे स्कूल्स बड़े स्केल पर अपग्रेड किए जाएंगे
और इनफैक्ट इसी के चलते हर एक स्कूल के लिए अलग लेवल पर डीपीआर तैयार की जाएगी और अभी जो टेंडर इशू किए जाएंगे वो डीपीआर प्रिपरेशन के लिए होंगे, जहाँ पर एक ही कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा सभी के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए। 800 में से 500 स्कूल्स तो ऐसे होंगे जिनको अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाला है। 2500 करोड़ रुपये को अप्रूव कर चुके हैं। बाकी 300 स्कूल्स को कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा फंड किया जाएगा। एक और एजेंसी है जो यहाँ पर फंड करने वाली है। कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपये इधर से आएंगे और ऐसे में 3200 करोड़ रुपये के आसपास खर्च किए जाएंगे इन 800 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक स्कूल के लिए अलग अलग डीपीआर होगी, तो ज़्यादातर स्कूल्स में आपको नई बिल्डिंग्स और नई फैसिलिटीज ही बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट कंटेनर्स और शिपिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार भारत की शिपिंग प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व करने जा रहा है, क्योंकि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन जो कि भारत की खुद की आत्मनिर्भर शिपिंग लाइन होगी, इसको लेकर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों फिलहाल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शिपमेंट्स के लिए हमें कंप्लीटली फॉरेन शिपिंग लाइंस पर डिपेंड रहना पड़ता है। हमारा ऑलमोस्ट 95% शिपमेंट्स ग्लोबल कैरियर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए एनुअली हमें $75 बिलियन के आसपास खर्च करने पड़ते हैं। इंडियन रुपीस में अराउंड ये 6 लाख करोड़ रुपीस बनता है। और जब भी सप्लाई चेन में इशू देखने को मिलते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर देखने को मिलता है। कई बार हम पीछे ये देख भी चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पास अपनी खुद की शिपिंग लाइन होगी तो सप्लाई चेन इश्यूज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी, साथ साथ फ्रेट कॉस्ट कम हो पाएगी, ट्रेड लॉजिस्टिक्स के ऊपर हम ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल शॉक से हम अपने ट्रेडर्स को सेफगार्ड भी कर पाएंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जीएनपीडी पोर्ट अथॉरिटी, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और वीओसी पोर्ट अथॉरिटी जैसी अलग अलग अथॉरिटीज जो कि काफ़ी नामी गामी है, ये सब मिलकर इस कंटेनर शिपिंग लाइन को सेटअप करेंगी और हर एक का यहाँ पर अपना अपना स्टेक होने वाला है। ओवरऑल इसके चलते आपको हमारी फॉरेन डिपेंडेंस बड़ी स्केल पर कम होती दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहाँ पर दोस्तों लोकल अथॉरिटीज ने गुड़गांव के सेक्टर 56 को एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में प्रपोज किया है और इसको लेकर उन्होंने एनसीआरटीसी को भी कन्वे कर दिया है कि वो इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो गुड़गांव मेट्रो की रैपिड लाइन फिलहाल सेक्टर 55-56 से डायरेक्टली गुजरती है, और क्योंकि आगे चलकर सेक्टर 56 से पचगांव के बीच में एक और मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, तो सेक्टर 56 ऑलरेडी एक इंटरचेंज का काम करने वाला है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एनसीआरटीसी ने भी गुड़गांव से नोएडा के बीच में एक आरआरटीएस कॉरिडोर प्रपोज किया है जो सेक्टर 54 से पास होगा, जो सेक्टर 56 के काफ़ी पास में है। तो ऐसे में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चाहती है कि गुड़गांव नोएडा आरआरटीएस को सेक्टर 54 की बजाय सेक्टर 56 से पास कराया जाए, जिससे कि सेक्टर 56 को एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब में तैयार किया जा सकेगा। और इसी को लेकर जीएमडी यानी एनसीआरटीसी को कहा है कि वो इसकी फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करे, और एनसीआरटीसी ने भी यह बात मान ली है। तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर वो इसकी फिजिबिलिटी एग्जामिन करेंगे। अगर ये फिजिबल पाया जाता है तो सेक्टर 56 आपको डेफिनेटली एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर भारत सरकार फाइनली अग्री कर गई है NH16 को एक एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर में कन्वर्ट करने के लिए, और NHAI के द्वारा ये काम किया जाएगा। दोस्तों NH16 वैसे तो काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी सिर्फ 100 किलोमीटर की स्ट्रेच को ही एक एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी स्पेसिफिकली प्रकाशम से गुंटूर के बीच, जो पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि ये स्ट्रेच आगे चलकर बेंगलुरु अमरावती एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, तो इसको एक्सेस कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। डीपीआर प्रिपरेशन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया गया है। और वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये हाईवे ऑलरेडी एक 6 लेन का हाईवे है, पर क्योंकि यहाँ पर कोई सर्विस रोड नहीं है तो लोकल ट्रैफिक यहाँ पर मेन हाईवे में मर्ज हो जाता है, जिसके चलते फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसी को यहाँ पर अलग किया जाएगा और दोनों साइड्स पर 2-2 लेन के सर्विस रोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, तो फिर इसके बाद बाकी काम यहाँ पर किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।